अस्सलाम वालेकुम फिलोज़, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिटिंग फाइन। आई एम अदम मक्सी एंड आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। इसके अलावा जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं कानून शहादत ऑर्डर के ऊपर, उन तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फिलोज़, दिस इज़ हाउ वीडियो विल प्रोसीड। अगर आपने कोई टॉपिक पहले से समझा हुआ है यू कैन डायरेक्टली स्किप टू अनदर वन, बट आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को फुल देखें बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू लर्न एंड यू माइट डिस्कवर न्यू थिंग्स टू। Coming back to the point, here you can see entire structure of Article 2 जिसमें 9 clauses and clause 1 के अंदर 6 सब clauses हैं। I would suggest कि वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें ताकि बाद में आपको कोई confusion ना हो। So, as you already know, Article 2 is all about definition, meaning and interpretation of some of particular terms। इसी चीज़ को अगर कुछ इस तरह से कहा जाए कि Article 2 in itself acts as personal dictionary for the कानूनी शहादत ऑर्डर, तो मेरे नज़दीक ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। मोरवा आर्टिकल 2 में मेंशन्ड टर्म्स की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम जो है शॉर्टली जर्नल टाइप्स ऑफ डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे ताकि बाद में जब हम टर्म्स को पढ़ें तो हमें और भी ज़्यादा आसानी हो। तो जनरली आपको तमाम तर स्टैट्यूट्स, लॉज, लेजिस्लेशंस में 3 तरह की डेफिनेशंस देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट एक्सक्लूसिव, सेकेंड इंक्लूसिव एंड थर्ड वन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। तो जो एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस हैं वो हमेशा कुछ इस तरह से स्टार्ट होते हैं कि दिस टर्म मीन्स, यानी एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस इस तरह के डेफिनेशंस होते हैं जो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इस टर्म की मीनिंग सिर्फ वही कुछ है जो यहाँ पे बताया गया है। बाहर भले इस सेम वर्ड के लिए हज़ारों डेफिनेशंस हो, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उसकी सिर्फ मीनिंग इसी हद तक तस्वर करेंगे जो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बताई गई है। आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, इम्प्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशंस हमेशा कुछ इस तरह से स्टार्ट होते हैं कि दिस टर्म इंक्लूड्स, मतलब ये कि अगर इस टर्म के लिए पहले किसी एक्ट, किसी कानून में कोई डेफिनेशन बताई गई है तो वो भी, और जो कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है तो दोनों इसकी मीनिंग में शुमार है। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है वो किसी भी टर्म के लिए मुकम्मल डेफिनेशन या फिर रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन नहीं है। उसमें दीगर चीज़ों को ऐड किए जाने की भी गुंजाइश हमेशा अवेलेबल रहती है। थर्ड इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, ये जो है हमेशा इस तरह से स्टार्ट होता है कि दिस टर्म मीन्स एंड इंक्लूड्स। ये डेफिनेशंस कॉम्प्लेक्स नेचर की डेफिनेशंस मानी जाती हैं। यहाँ पे लेजिस्लेचर ने अपनी पूरी इंटेंशन साफ अल्फाजों में बयान कर दी होती है, तमाम चीज़ें कवर की होती हैं। यहाँ पे आपको अपने इम्प्लाइड सेंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता। सो फॉर्म्स ऑफ डेफिनेशन को हम शॉर्टली कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आर्टिकल 2 फर्स्ट क्लॉज। क्लोज 1 के फर्स्ट लाइन में बताने की कोशिश की गई है कि जितने भी टर्म्स क्लोज 1 के अंदर मेंशन्ड है उनकी वही मीनिंग समझी जाएगी थ्रू आउट द ऑर्डर जो यहाँ पे बताई गई है, अनलेस अगर ऑर्डर में कहीं आगे चलकर किसी आर्टिकल में अलग से किसी एक टर्म के लिए डेफिनेशन बताई गई है तो वहाँ पर वो डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी, और जो क्लोज 1 में मेंशन डेफिनेशन है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी वहाँ पे। तो क्लोज 1 हमें 6 टर्म्स की मीनिंग बताता है। सबसे पहला है कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट की इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है कि तमाम जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड हर वो शख्स इस ऑर्डर के मुताबिक कोर्ट है जो कि लीगली ऑथोराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑल जजेस, इसके अंदर तमाम तर चीज़ें कवर हो जाती हैं, लोअर जुडिशरी से लेके अपर जुडिशरी तक। इवन आपके स्पेशल कोर्ट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो वो है आपके फैमिली कोर्ट्स। इसके अलावा कानूनी शहादत ऑर्डर किन कोर्ट्स पर अप्लाई होता है, किन पे नहीं होता, इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में देखा था आर्टिकल 1 में, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि जजेस एंड मैजिस्ट्रेट ना होते हुए भी लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस है। तो मैं आपको कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कमिश्नर्स जो कि अपॉइंट होते हैं सीपीसी के 26 ऑर्डर के मुताबिक एंड सीआरपीसी के चैप्टर 40 के मुताबिक। साथ में आपको कुछ और एग्जांपल भी मिल जाएंगे जैसे कि कोर्ट मार्शल या फिर कस्टोडियन ऑफ की प्रॉपर्टी। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वेदर आर्बिट्रेटर्स आर लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस और नॉट? डेफिनेटली दे आर लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। तो फिर उन्हें कोर्ट क्यों नहीं कहा जा रहा? सिर्फ इसीलिए हम उन्हें कोर्ट नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया गया कि बावजूद इसके कि वो लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस है लेकिन फिर भी उन्हें कोर्ट नहीं कहा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी चीज़, चाहे वो पेपर हो, पत्थर हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, अगर आप उसके ऊपर लेटर, फिगर्स, मार्क्स के ज़रिए से कोई चीज़ लिख रहे हैं या बयान कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट है। नॉर्मली हमें ये डेफिनेशन बताई जाती है, बट ये डेफिनेशन डॉक्यूमेंट के लिए कंप्लीट नहीं है। इसमें जब आप 2-3 एलिमेंट्स ऐड करेंगे तभी वो इस डेफिनेशन के मुताबिक डॉक्यूमेंट बनेगा, अदरवाइज़ वो डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। लेट मी टेल यू हाउ।
इसकी आगे की मीनिंग कुछ इस तरह से कि जो कुछ भी आप किसी सब्सटेंस पे लिख रहे हैं तो आपके लिखने के पीछे का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्डिंग का होना चाहिए, यानी आपका मकसद सिर्फ उस चीज़ को महफूज करने का हो, सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत से कि कल को उस रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट को किसी के अगेंस्ट यूज़ किया जा सके। और अगर आपकी नीयत किसी के अगेंस्ट यूज़ करने की ना हो तो एटलीस्ट वो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे किसी के अगेंस्ट यूज़ किया जा सके। इसके लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आपने एग्रीमेंट्स एंड सेल डीड्स वगैरह देखे होंगे तो उनके जो कंटेंट्स होते हैं उनके पीछे इंटेंट ये होता है कि अगर कहीं पे कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करे तो उस पार्टी के अगेंस्ट उन टर्म्स एंड कंडीशंस को यूज़ किया जा सके। ये होता है इंटेंडेड टू बी यूज्ड। अभी एक एग्जांपल देखते हैं विच में भी यूज़ का। आप देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर एक डायरी मेंटेन करते हैं अपनी, ठीक है, तो वो डायरी किसी इंटेंशन के साथ मेंटेन नहीं करते कि मैं इसको किसी के अगेंस्ट यूज़ करूँगा, अपनी मेमोरी फ्रेश करने के लिए वो जो है डायरी मेंटेन करते हैं। बट इट इज़ डॉक्यूमेंट विच कैन बी यूज, ठीक है, किसी के खिलाफ वो यूज़ की जा सकती है अगर जज कॉल करे तो। या फिर आपने जो है चॉकिंग वगैरह देखे होंगे वॉल्स पे, ठीक है, आप किसी शख्स ने जो है कोई अब्यूसिव लैंग्वेज वगैरह में कुछ लिख दिया तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट उसी शख्स के खिलाफ अगर यूज़ किया जाए तो इस कैटेगरी में वो फॉल करेगा। नाउ देयर इज़ क्वेश्चन फॉर यू वेदर दिस शूज इज़ डॉक्यूमेंट और नॉट। सिंपली इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंट, इवन दो इस पे जो है लेटेस्ट मार्क्स फिगर्स के ज़रिए से बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं। रीज़न क्या है कि राइटर का कोई इंटेंट नहीं था कि वो इस राइटिंग को किसी के अगेंस्ट यूज़ करेगा। सेकेंड चीज़ कि जो राइटिंग्स आप देख रहे हैं लेटेस्ट मार्क्स फिगर्स के ज़रिए से वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनको किसी के अगेंस्ट यूज़ किया जाए। इसके अलावा मैं ये बताना ज़रूर समझता हूँ कि ये जो वर्ड्स थे इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड, हमने जो उनकी एम्प्लॉयड मीनिंग देखी वो मैंने खुद से नहीं बताई बल्कि कुछ केस लॉज में इस मीनिंग को डिस्कस किया गया, वहीं से हम बात कर रहे थे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या वीडियो एक डॉक्यूमेंट है, तो बहुत से केस लॉज में ये कहा गया है कि येस वीडियो इज़ डॉक्यूमेंट, सिर्फ इस बिना पे कि पिक्चर को हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट माना जाता है और इसी बेसिस पे ये कहा जाता है कि वीडियो इज़ आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पिक्चर्स, डिफरेंट फ्रेम रेट्स मिलकर एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम प्रिंटेड पिक्चर को डॉक्यूमेंट मानते हैं, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखे गए किसी वीडियो या फिर किसी पिक्चर को डॉक्यूमेंट नहीं मानते, क्योंकि इन चीज़ों के लिए अलग से डेफिनेशन दी गई है सब क्लॉज ई में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के नाम से। और अगर आप इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको वहीं से भी कुछ क्लूज़ मिलेंगे और हो सकता है हम गलत भी हों। नाउ लेट्स सी सम ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो किसी भी लिखी हुई चीज़ को कोई प्रिंटेड वर्ड्स हैं उनको डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है अगर वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में बताए गए रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लिथोग्राफी के ज़रिए से प्रोड्यूस किया गया है तो उसे भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। लिथोग्राफी क्या है? इट इज़ ओल्ड मीन्स ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। 18th सेंचुरी में कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन जर्मनी, और इसमें जो है स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन एंड डिफरेंट टूल्स का यूज़ किया जाता है। वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर कि लिथोग्राफी इज़ नॉट स्टेंसिलिंग। स्टेंसिलिंग जो है वो हज़ारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट स्टेंसिलिंग के ज़रिए से बनाया गया है तो उसे भी डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। इसके अलावा एक मैप को भी डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है। जैसे कोई एक सोसाइटी है, वहाँ पे कोई सोसाइटी के पार्क पे इंक्रोचमेंट कर रहा है तो यू कैन शो हिम द मैप दैट पर्टिकुलर वाज फॉर द पार्क नॉट फॉर योर हाउस। मोरवा किसी मेटल प्लेट पे या फिर जो है स्टोन पे अगर इंस्क्रिप्शन की गई है तो उसे भी डॉक्यूमेंट माना जा सकता है। इसके बाद कहा गया है कैरिकेचर, तो कैरिकेचर को भी डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है। क्या होता है कैरिकेचर? देखिए बेसिकली इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्केचिंग, लेकिन नॉर्मल स्केचिंग एंड कार्टून से डिफरेंट होता है। इसके जो है थोड़ा सा ह्यूमरस एंड सार्केस्टिक इफेक्ट दिया गया होता है। अक्सर ये कैरिकेचर जो है न्यूज़पेपर्स में शाया होते रहते हैं एंड बहुत बार जो है डिफॉर्मेशन का बायस भी बनते हैं बहुत से लोगों के लिए। एंड ये भी डॉक्यूमेंट्स ही के एग्जांपल है, पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। वन मोर थिंग, ये जो डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट के लिए सेम टू सेम डेफिनेशन पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 29 में भी बताई गई है। नाउ मूविंग टू सब क्लॉज 3 एविडेंस। यहाँ पे एविडेंस की एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि इंक्लूसिव डेफिनेशन बताई गई, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि जितने भी स्टेटमेंट्स को एक विटनेस अदालत के सामने अदालत के कहने पे या फिर अदालत की परमिशन के साथ किसी भी फैक्ट के लिहाज से बयान करता है किसी भी इंक्वायरी के दौरान, तो इस तरह के तमाम तर स्टेटमेंट्स को ओरल एविडेंस कहा जा सकता है। फिर इसके बाद बताया गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अदालत के इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में लाए जाते हैं तो उन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का नाम दिया जा सकता है। एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि एविडेंस की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तक लिमिटेड नहीं है। रीज़न बिकॉज कि इट्स जस्ट इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या है हम वीडियो की स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। एंड मतलब ये इसमें बहुत से और भी एविडेंसेस आ सकते हैं, सच एज फिजिकल एविडेंस,
Here you can see classification of evidence and these are the attributes of the evidences. तो इनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, इन पे हमारी अलग से एक वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें. नाउ लेट्स मूव टू सब क्लॉज डी, फैक्ट्स. अकॉर्डिंग टू जमी बंदम फैक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं साइकोलॉजिकल और दूसरे होते हैं फिजिकल. और बिल्कुल इसी के बेसिस पे जो है हमें सब क्लॉज डी में फैक्ट्स की इंक्लूसिव डेफिनेशन बताई गई है. तो सबसे पहले बताया गया है कि कोई भी चीज़ जिसे आप अपने सेंसेस के ज़रिए से महसूस कर सकें उसे फैक्ट कहते हैं. अगर बात करें सेंसेस की तो एक नॉर्मल इंसान में 5 तरह के सेंसेस होते हैं विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सबसे पहला है सेंस ऑफ साइट. फॉर एग्जांपल ए कहता है कि मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि क्यू बी को चाकू से मार रहा था. तो ये जो बात कही ए ने, ये फैक्ट है. ए ने अपने सेंस ऑफ साइट का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को परसीव किया जो उसके सामने उस वक्त हो रहा था. और इसी तरह से बी का नेबर एच अगर ये कहता है कि मैंने बी की चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, तो उसने अपने सेंस ऑफ हियरिंग का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को परसीव किया, तो वो भी फैक्ट है. और आगे ये भी फैक्ट है कि पुलिस ने क्राइम सीन से एक खंजर रिकवर किया जिससे क्यू ने बी को मारा था. ये सेंस ऑफ टच की कैटेगरी में फॉल करेगा. इसी तरह से कोई पर्सन अगर केक खाने के बाद ये कहता है कि केक का टेस्ट बहुत अजीब था, ये भी एक फैक्ट है जिसकी वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हुआ. अपार्ट फ्रॉम दिस एक पर्सन कहता है कि एक पर्टिकुलर जगह से बहुत अच्छी स्मेल आती है, ये भी फैक्ट है. या फिर एक पर्सन कहता है कि बहुत बुरी स्मेल आती है किसी एक फैक्ट्री से, ये भी एक फैक्ट है. कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, एनीथिंग तो हम समझ चुके हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ थिंग, यानी इस वर्ड का क्या मकसद था. स्टेट ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, यानी कोई भी चीज़, कोई भी शख्स, कोई पर्सन किस हालत में है, आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए अगर ये बता पा रहे हैं तो वो भी एक फैक्ट है. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जेड नशे की हालत में कार चला रहे थे, तो ये भी एक फैक्ट है. आपने जेड का स्टेट बताया, उसकी हालत बताई. दूसरा इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपने कहा कि जिस वक्त बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस वक्त वो माइनर था. इनके बाद जो तीसरा लफ्ज़ यूज़ हुआ है दैट इज़ रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस. इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए किन भी दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशन कोई बता पा रहे हो तो वो एक फैक्ट है. फॉर एग्जांपल बी ने कहा कि जेड एंड एच आपस में दोस्त हैं, उनके बीच में रिलेशन बताया, दैट्स फैक्ट. तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज फिजिकल फैक्ट. अभी हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट. कह रहा है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यानी अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए ये बता पा रहा है कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है, उसका क्या अकीदा है, क्या चीज़ उसे पसंद है, क्या चीज़ उसे पसंद नहीं है, उसके मेंटल कंडीशन के बारे में बताता है, वो इस वक्त क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो भी एक फैक्ट होगा. फॉर एग्जांपल बी कहता है कि जेड ने मेरे कार को इंटेंशनली या फिर डेलिबरेटली बम्प किया है, तो यहाँ पे बी जेड की मेंटल कंडीशन बता रहा है और ये एक फैक्ट है. ये और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि फैक्ट का मतलब सच्चाई या फिर ट्रुथ नहीं है. जो कुछ भी आप कह रहे हो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो. एट द टाइम हम उसे फैक्ट मानेंगे, उसको बाद में उसको ट्रुथ को डिटरमिन करना इट इज़ समथिंग एल्स. और फैक्ट का अपोजिट वर्ड होता है ओपिनियन, जिसमें आप अपनी राय देते हो, जैसे हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं. बट रूल यही है कि जो आप ओपिनियन दे रहे हो वो भी किसी फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए. मोरोवा जितने भी अदालत हैं दुनिया भर में, तो वो पार्टीज़ के फैक्ट्स को सुने बगैर डिग्री पास नहीं करते. नहीं करना चाहिए, अगर करते भी हैं तो वो लॉ की नज़र में इलीगल है. अभी चलिए इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. नंबर 1, अगर आप चीज़ों के ऑर्डर के बारे में बताते हैं तो वो भी फैक्ट रहेगा. जैसे मैं कहता हूँ कि स्टेडियम में पहले ब्लू चेयर्स रखे गए थे, देन येलो एंड देन रेड, तो मैंने ऑर्डर बताया, एक फैक्ट. इसके बाद एक इंसान ने कुछ सुना या फिर कुछ देखा, वो भी फैक्ट रहेगा. ऑलरेडी हम एग्जांपल कवर कर चुके हैं. किसी इंसान ने कुछ अल्फाज बोले, ये भी फैक्ट है. फॉर एग्जांपल ए ने सरेआम स्टेज पे बी को डिफेम किया, और बाकी के तो हम ऑलमोस्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. यहाँ पे आपको जितने भी लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में, बताया गया है कि इन तमाम तर वर्ड्स की वही मीनिंग होगी कानून शहादत ऑर्डर में, जो कि मीनिंग बताई गई है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में. अभी इनकी मीनिंग जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें. अगर एक्सप्लेन करने बैठ गया तो थोड़ा सा हम टॉपिक से हट जाएंगे. जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस कवर करेंगे तो उसी के साथ सेक्शन 2 जो उसका है उसमें 27 इस तरह के टर्म्स हैं, जिनमें से कुछ ही आपके सामने, तो इन तमाम तर को एक साथ वहीं पे कवर करेंगे. उसके बाद जो सब क्लॉज एफ है, तो सर्टिफिकेट की भी वही मीनिंग है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस में बताया गया है. इसके अलावा ये पूछा जाता है कि सर्टिफिकेट के लिए अलग से सब क्लॉज क्यों बनाया गया. इसको सब क्लॉज ई में भी तो रखा जा सकता था, नो डाउट रखा जा सकता था, लेकिन आप नोट करें कि वहाँ पर जितने भी डेफिनेशन है उनके लिए एक्सक्लूसिव डेफिनेशन बताई गई है. और यही वजह है कि सर्टिफिकेट को अलग करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है. अभी सब क्लॉज 2 पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट क्लॉज 3 पढ़ते हैं, देन विल कम बैक टू दैट थिंग.
तो यहाँ पे बात की गई है फैक्ट एंड इशू की। तो फैक्ट एंड इशू कुछ इस तरह के फैक्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे पूरा को पूरा केस डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे केस का फैसला आना होता है। लेकिन ये फैक्ट्स होते हैं इशू में। इशू में क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पे इन फैक्ट्स के ऊपर दो पार्टीज़ का डिस्प्यूट होता है। एक पार्टी एक फैक्ट बता रही होती है और दूसरी पार्टी उससे कुछ अलग बता रही होती है। तो कोर्ट को डिटरमिन करना होता है ये इशू कि इन दोनों फैक्ट्स में से सही फैक्ट है कौन सा। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है वो कुछ इस तरह से है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जिससे किसी राइट के एग्जिस्टेंस का पता लगाया जा सके तो उसे फैक्ट एंड इशू कहा जाएगा। और इस तरह के फैक्ट में दो पार्टीज़ का डिस्प्यूट होना ज़रूरी है, यानी एक पार्टी असर्ट करे तो दूसरी पार्टी डिनाई करे। एक पार्टी बोले कि राइट एग्जिस्ट करता है, दूसरी पार्टी बोले राइट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे बताया गया है कि ये फैक्ट ऐसा फैक्ट होगा जिसके ऊपर पूरा का पूरा केस डिपेंड करेगा, यानी केस में इस फैक्ट का सही जवाब ढूंढना ज़रूरी रहेगा। अभी जैसे मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ राइट की बात की, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी की बात की जा सकती है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी की बात की जा सकती है, तो भी वो फैक्ट इन इशू में आएगा। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर नेचर और एक्सटेंट ऑफ राइट, लाइबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी। तो कहने का मेरा मकसद ये है इन टोटल कि कोई भी ऐसा फैक्ट जिससे इस तरह की चीज़ों को डिटरमिन किया जा सके किसी भी सूट या फिर प्रोसीडिंग में, और एक पार्टी उसे असर्ट करे और दूसरी पार्टी इस तरह के चीज़ को डिनाई करे, और इस तरह के फैक्ट को किसी भी केस में डिटरमिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहे, तो उससे फैक्ट एंड इशू कहा जाएगा। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए बी को सू करता है और अदालत में आके फैक्ट कहता है कि मैंने बी को 1 लाख रुपए लोन पे दिए थे और अभी तक मुझे उसमें से कुछ भी वापस नहीं मिला। बी इसके जवाब में एक और फैक्ट कहता है कि मैंने ए से पैसे तो लिए थे लेकिन 1 लाख नहीं, सिर्फ 1000 रुपये। अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि दो पार्टीज़ के अलग अलग एंड कंट्राडिक्टरी व्यूज़ हैं, यानी डिस्प्यूट है। और यहाँ पे जो फैक्ट इशू में आया है इस वक्त वो ये है कि ए ने बी को कितने पैसे दिए थे, ये फैक्ट इन इशू हो गया। इस फैक्ट के डिटर्मिनेशन से हमें पता चलेगा कि ए का राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, और इस फैक्ट को डिटरमिन किए बगैर केस का सही फैसला आ नहीं पाएगा जिस चीज़ के लिए ए ने बी को सू किया। अभी इलस्ट्रेशन में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, उसे भी डिस्कस करते हैं। तो एक केस है जिसमें ए पे इल्ज़ाम है कि उसने बी का कत्ल किया है। तो इस केस में जो फैक्ट्स इशू में रहेंगे वो ये होंगे कि क्या ए ने बी का कत्ल किया, क्या ए ने बी का कत्ल इंटेंशनली किया। इसके अलावा जिस वक्त ए बी का कत्ल कर रहा था क्या उस वक्त ए अनसाउंड माइंड का था, उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था, या फिर ए ने जो बी का कत्ल किया वो किसी सडन प्रोवोकेशन की वजह से तो नहीं था। तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको डिटरमिन किए बगैर इस केस का सही फैसला नहीं आ सकता, और इनमें से हर एक सवाल पे आपको दोनों पार्टीज़ के अलग अलग व्यूज़ मिलेंगे, डिस्प्यूट मिलेगा आपको। अभी वापस आते हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स क्लॉज नंबर 2 पे। तो देखिए, दुनिया में अनलिमिटेड फैक्ट्स हैं और अदालत के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इर्रिलेवेंट फैक्ट्स को भी सुने, ठीक है, यानी फालतू फजूल बातों को सुने, फालतू फजूल कहानियों को सुने। अदालत कभी परमिट नहीं करती इस चीज़ को। अदालत का सिंपल ये कहना होता है कि आप हमेशा रिलेवेंट फैक्ट्स की बात करें, उन फैक्ट्स की बात करें जो कि आपके केस से मिलते जुलते हैं और आपके केस से कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, उनकी बात करें। इर्रिलेवेंट कहानियाँ हमें ना सुनाएं। अगर रिलेवेंट फैक्ट की जनरल डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से कि तमाम तर वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू को ढूंढने में, उसका जवाब देने में, प्रूव या फिर डिसप्रूव करने में मदद दें, तो उनको रिलेवेंट फैक्ट कहा जाता है। अभी रिलेवेंसी से रिलेटेड जो यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है वो कुछ इस तरह से कि एक फैक्ट को रिलेवेंट सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा जब वो किसी दूसरे फैक्ट इन इशू के साथ कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा कि जिस तरह से कानून शहादत ऑर्डर के आगे आने वाले रिलेवेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस में बताया गया है। यानी ये चेक करने के लिए कि कोई फैक्ट रिलेवेंट है या नहीं, हमें कानून शहादत ऑर्डर की प्रोविजंस को चेक करना पड़ेगा। ये कुछ आपके लिए एग्जांपल्स हैं फॉर रिलेवेंट फैक्ट। वन थिंग यू शुड रिमेंबर, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी बोथ आर नॉट सेम थिंग्स। इनमें क्या डिफरेंसेस है इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। उस 4 में प्रूव्ड फैक्ट की डेफिनेशन बताई गई है। तो एक फैक्ट को प्रूव तब माना जाता है जब अदालत किसी भी मैटर को अपने सामने कंसीडर करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचती है कि वाकई में फैक्ट एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ ना आइदर बिलीव्स टू एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि अदालत 100% सर्टेन है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसे प्रूव माना जाएगा।
और फिर उसके बाद जहाँ पे अदालत 100% सर्टेन तो नहीं है, बट अदालत को ऐसा लगता है कि अगर मेरी जगह पे कोई और इंसान भी होता, कोई प्रूडेंट रीजनेबल पर्सन होता, उसका भी यही मानना होता कि वाकई में ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के फैक्ट को भी प्रूव फैक्ट माना जा सकता है। एंड क्लॉज नंबर 5 में भी आप सेम इंटरप्रिटेशन अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें नॉन प्रूव फैक्ट की, तो ये ऐसा फैक्ट होता है क्लॉज नंबर 6 के अंदर जो कि ना तो प्रूव हुआ और ना ही डिसप्रूव हुआ। बाकी के जो 3 क्लॉजेज हैं ये बेस्ड हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजम्पशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिजम्पशन है क्या। तो जनरली आप सभी को पता है कि अदालत जो भी फैसला करती है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, यानी आप बीइंग पार्टी जब किसी फैक्ट को प्रूव करते हो ऑन दैट बेसिस अदालत का जजमेंट होता है। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जहाँ पे किसी पार्टी ने अभी फैक्ट्स प्रूव किए ही नहीं होते, पर अदालत उन्हें मान लेती है, प्रोज्यूम कर लेती है अपनी तरफ से और जजमेंट पास कर देती है। तो हम इसे ही कहते हैं अदालत की तरफ से प्रिजम्पशन, यानी जहाँ पे कोर्ट जो है बगैर प्रूफ के किसी चीज़ को मान ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, बी के घर में चोरी होती है और ठीक चोरी के 2 घंटे बाद जो सामान बी के घर से चुराया गया था वो ए के घर में पाया जाता है। तो यहाँ पे इस इंस्टेंस पे अदालत ये प्रोज्यूम कर सकती है कि ए चोर है। एंड ये भी प्रोज्यूम किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से कि अगर ए चोर नहीं है तो एटलीस्ट इसे नो हाउ है कि ये जो सामान उसने अपने घर में रखा हुआ है ये चोरी का सामान है। इसके अलावा बीइंग लॉ स्टूडेंट आपको इतना तो पता ही होगा कि अक्यूज इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, यानी जब तक किसी अक्यूज के खिलाफ उसका गिल्ट साबित नहीं किया जाता तो अदालत उससे इनोसेंट ही प्रोज्यूम करती है। मोरवा अदालत में एक जनरल प्रिजम्पशन ये भी है कि खामोशी का जवाब हाँ होता है। तो जहाँ पे आप अपने रिटन स्टेटमेंट में किसी चीज़ को आंसर नहीं करते, अदालत में आपसे कोई सवाल पूछा गया है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, तो अदालत यही प्रोज्यूम करती है कि ज़रूर आप इसका जवाब इसी डर से नहीं दे रहे कि कहीं आपका गिल्ट ना साबित हो जाए। प्रिजम्पशन देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड प्रिजम्पशन। मिक्स्ड प्रिजम्पशन पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है। बाकी 2 हमारे पास हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्लॉज नंबर 7 में है एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्लॉज नंबर 8 एंड 9 में। क्लॉज नंबर 7 बताया गया है कि जहाँ कहीं पे भी कानूनी शहादत ऑर्डर में ये क्लियरली बताया गया है कि कोर्ट अपने डिस्क्रिशन के मुताबिक प्रोज्यूम कर सकती है किसी भी ऐसे फैक्ट को जो कि अभी तक प्रूव नहीं हुआ, तो इस तरह के फैक्ट को प्रूव ही माना जाएगा अगर अदालत प्रोज्यूम करे तो, अनटिल और अनलेस के अपोजिट पार्टी या फिर कोई भी पार्टी उस फैक्ट को डिसप्रूव करे, या फिर जहाँ पे अदालत फैक्ट को प्रोज्यूम नहीं कर रही तो जिस पार्टी ने फैक्ट को प्रेजेंट किया है कोर्ट में, अदालत उस पार्टी को कह सकती है कि आप अपने फैक्ट को प्रूव करें। तो इस चीज़ को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो क्लॉज नंबर 7 में बताता है कि जहाँ कहीं पे भी कानून शहादत ऑर्डर में ये मेंशन किया गया है, मोस्टली जो है अंडर आर्टिकल 96, 97, 98, 100 एंड 129 में ये मेंशन किया गया है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि प्रूव्ड ना हो पर अदालत उन्हें अपने डिस्क्रिशन के मुताबिक प्रूव्ड प्रोज्यूम कर सकती है, तो उस तरह के फैक्ट को बगैर प्रूफ के भी प्रूव्ड ही माना जाएगा, अनटिल और अनलेस अगर कोई पार्टी उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करके उसे डिसप्रूव कर दे। इसका एग्जांपल अभी हमने देखा, जहाँ पे एक पर्सन से स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर होती है तो वहाँ पे अदालत चाहे तो प्रोज्यूम कर ले कि आप ही चोर हैं और चाहे तो ना करे, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोज्यूम है अदालत के पास डिस्क्रिशनरी पावर। लेकिन जब हम आगे जाएंगे क्लॉज नंबर 8 में, वहाँ पे अदालत के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होंगे, वहाँ पे अदालत को प्रोज्यूम करना ही पड़ेगा। जो क्लॉज नंबर 7 में हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट पढ़ रहे हैं ये रिबटेबल है, मतलब ये कि कोर्ट ने भले ही प्रोज्यूम कर लिया हो किसी फैक्ट को, ठीक है, प्रूव्ड, हम उसे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग एविडेंस। क्लॉज नंबर 8 बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे हमें ऐसे प्रिजम्पशन बताए गए जिनको कानून ने खुद रिकॉग्नाइज कर लिया है और यहाँ पे अदालत को अपने माइंड को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्लॉज नंबर 8 में ये कहा गया है कि कानूनी शहादत ऑर्डर में जहाँ कहीं पे भी ये बात कही गई है क्लियर कट के कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट को, तो वहाँ पे भले ही वो फैक्ट प्रूव्ड ना हो तो उस फैक्ट को प्रूव्ड माना जाएगा, अनलेस कि उसे डिसप्रूव किया जाए, मतलब कि ये भी रिबटेबल ही है। क्लॉज नंबर 8 वो कौन से हैं ऐसे प्रोविजंस जो कि कहते हैं कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो वो है 90, 95, 99 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं पब्लिक रिकॉर्ड या फिर जो है जुडिशल रिकॉर्ड की, तो अदालत को उन्हें ट्रू ही मानना होता है हमेशा, अनटिल और अनलेस आप जो है इसे रिबट करें और ये साबित करें कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोर्ज्ड हैं, वो सर्टिफाइड कॉपीज़ फोर्ज्ड हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल ये भी है, लेट्स से कोई एक मैरिड कपल है एंड औरत एक बच्चे को डिलीवर करती हैं,
तो यही समझा जाएगा कि इस बच्चे के जो वालिद होंगे वो इस औरत के हस्बैंड ही हैं। क्लोज नंबर 9 हमें बताता है कि जहाँ कहीं पे भी कानून शहादत ऑर्डर में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई एक अगर प्रूव्ड फैक्ट है तो दूसरे फैक्ट को उसका कंक्लूसिव प्रूफ माना जाए, तो इस तरह के फैक्ट को अदालत प्रूव्ड ही मानेगी एंड उसके लिए दोबारा एविडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से देयर इज फुटबॉल मैच बिटवीन टीम ए एंड बी। टीम ए अदालत में बात साबित कर देता है कि वो मैच जीत चुके हैं, तो अभी उन्हें ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि टीम बी ने मैच हारा है, बिकॉज इट्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द प्रीवियस फैक्ट। इसके अलावा जो क्लॉज नंबर 9 है, इट इज़ इररिबटेबल, यानी यहाँ पे जो प्रिजम्पशन होगी आप उसे रिबट नहीं कर सकते, कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल आपको देता हूँ, पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 82 में आपने पढ़ा था कि कोई भी बच्चा जो कि ऑफेंस कमिट करता है और उसकी उम्र 7 साल से कम है, तो हम ये मानते हैं कि वो बच्चा इनोसेंट है। यहाँ पे आप इस प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए 7 साल के बच्चे के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते, भले उस बच्चे ने कितना भी बड़ा ऑफेंस किया हो। I hope guys I have assisted you a little bit in doing your work. Thank you so much. Have a nice day.